नमस्कार छात्रों, आज बात करते हैं भाग 4 कक्षा 12 के भौतिक शास्त्र के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के हल की। तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न क्रमांक 17, धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास में एक धारावाही जो वृत्ताकार पाश है वो कुछ इस तरीके से हमने बनाया और इसका ये केंद्र है और इस केंद्र से इसके अक्ष पर मान लिया कि कोई बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर यह वृत्ताकार पाश एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा अल्पांश AB जिसकी लंबाई है dl। अब इस अल्पांश धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो इस अल्पांश के मध्य बिंदु C, यह है इसका मध्य बिंदु C, और इस C बिंदु को इस बिंदु P से जोड़ने वाली रेखा अक्ष के साथ में कोण बनाती है फाई। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी इस अल्पांश के कारण वो आएगी इधर। इसको हमने क्या कह दिया, dB। ये हो गया हमारा dB। अब हम क्या करते हैं, इस dB का ये हो गया फाई कोण, इस लंबवत रेखा से, अक्ष के लंबवत रेखा से इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो कोण है वो हो गया फाई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके घटकों में विभक्त करते हैं। तो इसका जो क्षैतिज घटक आएगा वो आएगा dB cos फाई, जो कि इस लंबवत रेखा के अनुदिश जाएगा। अब इस dB का जो लंबवत घटक है वह लंबवत घटक क्या होगा, इस अक्ष के अनुदिश जाएगा इधर। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास में ये चला जाएगा क्या, dB sin फाई। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए इसके केंद्र से इस अक्ष की जो त्रिज्या है, इस वृत्ताकार वलय की या पास की जो त्रिज्या है उसको हमने मान लिया a। अब हम इसका एक विपरीत पार्ट, अल्पांश का एक विपरीत पार्ट लेते हैं a डैश b डैश, और ये उसका हो गया मध्य बिंदु c डैश। तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ बिंदु P से मिलाते हैं तो इस अल्पांश जो कि AB का विपरीत है, इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है इस दिशा में। ये हमने लिख दिया क्या, dB सदिश। अब ये भी क्या होगा, यहाँ पे फाई कोण बना रहा होगा। फिर आप इसको विभक्त करेंगे इसको घटकों में, तो ये भी आएगा dB cos फाई, और इसका क्षैतिज घटक ये आ गया dB cos फाई, और ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा ये dB sin फाई। तो इस तरीके से इस पूरे अगर वृत्ताकार जो धारावाही वृत्ताकार पाश को अगर हम ये माने कि AB जैसे छोटे छोटे अल्पांशों जिनकी लंबाई है dl में हम अगर विभक्त करें तो हर अल्पांश का जो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर आएगा उसका एक विपरीत घटक इस तरह जरूर होगा कि जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है कॉस वाला वो उसके विपरीत होगा, और परिणामी जब हम निकालेंगे बिंदु P पर तो उस परिणामी में ये दोनों बराबर परिमाण किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को काट देंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका ऊर्ध्वाधर घटक रह जाएगा dB sin वाला, जो कि हमें अगर हम इन सभी का योग ले लें तो हमें क्या मिलेगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों, इसको हमने लिख दिया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ है। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू, चूंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं, हम आगे लिख सकते हैं, इसलिए dB बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वेयर। dB की दिशा, आपको dB की दिशा कहाँ मिलेगी बच्चों, अल्पांश AB तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अतः कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता हमें क्या मिलेगी बच्चों, कुल तीव्रता मिलेगी B इस पूरे पास की वजह से, बराबर, जैसा मैंने बताया कि उसके जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे साइन वाले वो बस खाली रह जाएंगे। तो अगर हम उन सभी को उठा के जोड़ दें, योग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, परिणामी कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस पूरे के पूरे धारावाही वृत्ताकार पास के कारण। तो चलिए अब dB का मान रखते हैं यहाँ पर। तो dB का मान अपन ने क्या निकाल रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू साइन फाई। अब हम क्या करेंगे, साइन फाई का मान निकालेंगे, और साइन फाई का एक बार मान निकल गया तो हम यहाँ पे वापस से रख देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, वहां पे कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो चूंकि आप चित्र में अगर देखें तो साइन फाई का मान क्या आ रहा है, A/R। O से P तक की दूरी हमारी कितनी हो गई, ये हो गई x, और इस अल्पांश के मध्य बिंदु C को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई हो गई कितनी, R। तो अब हमारा जो साइन फाई आएगा वो क्या आएगा, लंब A/कर्ण, कर्ण क्या है, CP, जिसकी लंबाई है R, तो A/R आ जाएगा हमारे पास। अब इस साइन फाई के मान को हम वापस से कहाँ पे रख देंगे, अपने व्यंजक में। इसलिए B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक नियतांक है, आई समेशन आई डी एल बटे आर स्क्वेयर इंटू, अब हमारे पास क्या आ गया, साइन फाई का मान, ये हो गया A/R। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू A/R³। ठीक है बच्चों, अब बचा क्या, समेशन DL। तो अगर हम समेशन DL करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा, और L क्या होगा, उस वृत्ताकार पास की परिधि, लंबाई। तो हम उसकी परिधि क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू A। तो चलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन R³ इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया L की जगह, 2 पाई इंटू A। अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आगे हम इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन, नीचे क्या मिल जाएगा, R³। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इस R का मान निकालते हैं। अब उसी चित्र से एक बार फिर से देखते हैं। चूंकि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, R² कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है, इसका वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा A² प्लस x², इसकी होल पावर में 1/2, रूट लगा दिया। अब जब रूट लगा दिया तो अब हम इसका क्यूब ले सकते हैं, तो इसलिए हमने R³ का मान लिखा, तो R³ क्या आ जाएगा, A² प्लस x² होल पास टू 3/2। चलिए वेरी नाइस, तो ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या करें, इस मान को उठा के वहां पे वापस से R³ के जगह में रख दीजिए, तो आपका उत्तर आएगा। इसलिए B बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू 2 पाई इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब की जगह रखा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पास टू 3/2 इसका मान। अब मान लीजिए कि हमारा जो वृत्ताकार पास है उसमें कुल फेरों की संख्या है n। तो यदि हमने क्या माना कि फेरों की संख्या n है तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू एन आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पास टू 3/2। इसका अथवा प्रश्न कह रहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इस सूत्र के आधार पर द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा तथा शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति बताइए। चलिए बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो मान लीजिए कि हमारा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय द्विध्रुव हमारा इसमें ये हो गया लंबवत अक्ष, और इस अक्ष से जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय द्विध्रुव की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ये हो गया S और ये हो गया N। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये बना दिया हमने। अब ये क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र से इसकी जो दिशा है वो है थीटा कोण पर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको डी थीटा से घुमाते हैं तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो अगर हम इसको डी थीटा कोण से घुमाते हैं तो इसमें जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर टाउ का मान हम रख देते हैं, तो टाउ क्या है हमारे पास में, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया हमारे पास डी डब्ल्यू कार्य। अब मान लीजिए कि हम इसको θ1 कोण से θ2 कोण के बीच में इसको घुमाते हैं तो कुल किया गया कार्य। तो अब हम बात करते हैं कि θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या होगा हमारे पास में, अगर हम इसको समाकलित कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो कुल कार्य W आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम θ1 टू θ2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, क्या करिए, एम बी को बाहर ले लीजिए और समाकलित करिए डी θ1 से θ2 के बीच में किसको, साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो साइन थीटा का समाकलन है वो आएगा माइनस कॉस थीटा, और वो माइनस कॉस थीटा का माइनस हमने बाहर लिख दिया एम बी के साथ में, अंदर बचा क्या, कॉस थीटा, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, θ1 से लेके θ2 तक। चलिए, तो अब आप इसको अगर लिमिट रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब आप क्या करिए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हमें कब मिलेगी और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा हमें कब मिलेगी। तो सबसे पहली कंडीशन हम लिखते हैं कि यदि हमारा
थीटा 1 क्या है 90 डिग्री है, तथा थीटा 2 क्या है 90 डिग्री से स्थिति से हम उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, उसकी थीटा 2 बराबर 0 डिग्री स्थिति पे लेके आ रहे हैं। तब हमारा जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा आएगी यू मिनिमम, वो कितनी आएगी, वो आएगी माइनस तो नहीं है, वो आएगी यू मिनिमम इक्वल टू एम बी, मान रखिए कॉस थीटा 1 कितना है, थीटा 1 आपको 90 डिग्री है और कॉस थीटा 2 कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना माइनस एम बी कॉस 0 होता है 1। तो ये हो गई इसकी न्यूनतम। अब बात करते हैं हम अगली स्थिति की। तो अगली स्थिति क्या हो सकती है कि यदि थीटा 1 का मान आपने कितना ले रखा है 0 डिग्री, तथा थीटा 2 आपने ले रखा है कितना 90 डिग्री, तो आपको अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का मान क्या मिलेगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये आगे cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस एम बी। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी माइनस 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम एवं क्यू डी माइनस 5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में हमारे पास में मान लिया कि ये हमारा एक वर्ग है और इस वर्ग के ये हो गए किनारे ए बी सी तथा डी क्रमशः। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा विकर्ण ए से सी को मिलाता हुआ, और इसके बाद बी से डी को मिलाता हुआ ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण। अब ये दोनों विकर्ण जहाँ काट रहे हैं ये हो गया क्या बिंदु ओ, केंद्र बिंदु। अब यहाँ पर हमारे पास में माइनस बिंदु ए पर जो आवेश है वो है 2, यहाँ पर है -5, यहाँ पर है फिर से 2, यहाँ पर है फिर से -5। ठीक, अब इसके बाद केंद्र में रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। आप देखिए ये जो हमारा ए पे रखा आवेश है ये ओ पर जो रखा हुआ आवेश है इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण के कारण जो बल की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, इधर आएगी। ठीक, ओसी की तरफ, तो F1 आएगा ओसी की तरफ। इसके बाद F2 की बात कर लेते हैं, तो F2 हमारा कहाँ आएगा, F2 है B की वजह से, तो B पे रखा है माइनस और O पे है प्लस, तो ये क्या करेगा इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये आ जाएगा OB की ओर, OB की ओर। तो अब ये जो F1 और F2 है क्रमशः बिंदु O पर दो लंबवत सदिश है, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो कहाँ आएगा, इसके अनुदेश है ना, इसको हमने कह दिया क्या F12, ये हो गया F12, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो आ गया F12। अब इसकी बाद हम बात कर लेते हैं C की वजह से O पर जो बल आएगा उस बल की दिशा कहाँ जाएगी, C पर भी धनात्मक आवेश है, O पर भी धनात्मक है, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये जो प्रतिकर्षण के कारण दिशा आएगी बल की F3 जिसको हम कह रहे हैं, वो F3 कहाँ जाएगा, OA की ओर। ठीक है, इसके बाद हम D पर रखे आवेश के कारण O पर रखे आवेश पर जो आकर्षण बल लगेगा उसकी दिशा बनाते हैं, तो वो दिशा कहाँ आएगी, OD की तरफ, तो F4 हम इसको कह देते हैं और ये आएगा OD की ओर। अब इसके बाद में इन दोनों का अगर हम परिणामी देखें तो परिणामी हम कहाँ बनाएंगे, इधर आएगा इन दोनों का परिणामी जिसको हम कहते हैं F34, तो ये आ गया हमारे पास में F34। अब हमारे पास मात्र दो बल है F12 और F34, ये दोनों ही एक ही दिशा के अनुदिश किंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। आप अगर इनको कैलकुलेट करें तो देखिए इन दोनों के लिए जो परिमाण आएगा वो बराबर आएगा किंतु दिशा विपरीत है, और इस वजह से जो कुल बल आएगा F वो आएगा क्या, 0। इसका उत्तर जो आएगा 0, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। और अगर आप गणना करना ही चाहते हैं तो वो जो गणना है वो गणना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
उस पर 1/4π∈0 को मैंने k लिख दिया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, आर क्या है AO का वर्ग। अब इसके बाद में F2 आप क्या लिख देंगे, F2 बराबर भी आप लिखेंगे 1/4π∈0 मतलब k गुणे Q1 क्या है 5 इंटू Q2 1/BO का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन दोनों का जो परिणामी है, चूंकि ये दोनों लंबवत है, क्योंकि हमें मालूम है कि दो विकर्ण वर्ग के आपस में लंबवत होते हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी निकालेंगे आप वो F12 निकालेंगे, और वो क्या निकालेंगे √F1² प्लस F2²। तो वहाँ पे k² होगा कॉमन, और वो रूट के बाहर k लिख दिया गया है। अंडर रूट के अंदर आप क्या लिख रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे 2/AO² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/BO का स्क्वायर आप लिख रहे होंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी आप देखिएगा अगला जो आएगा वो भी इसी के बराबर आएगा। चलिए तो अब हम लिखते हैं क्या, F3 का मान लिखिए, क्या होगा k इंटू Q1 Q2 अपॉन CO का स्क्वायर, और F4 भी लिख दीजिए आप, F4 क्या लिखेंगे k इंटू Q1 Q2 अपॉन DO का स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये F3 4 इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा, k रूट के बाहर, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे 2/CO स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, प्लस 5/DO का स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर। अब चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग के सभी विकर्णों, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक है, जब दोनों को बराबर काटेंगे तो हमारे पास में AO का मान BO के बराबर होगा CO के, और बराबर होगा DO के। तो कुल मिला के ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटने की वजह से हमारे पास में इसके चारों भाग जो आएंगे, विकर्ण के चारों आधे भाग वो बराबर होंगे आपस में, और वहां से F12 और F34 बराबर हो जाएंगे, किंतु विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो परिणामी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लॉजिकल भी बता दिया कि बिना कैलकुलेशन के आप कैसे उत्तर दे सकते हैं, और कैलकुलेशन के साथ भी मैंने बता दिया कि आप इसको कैसे जीरो प्रूव करेंगे। की तरफ चलते हैं। अथवा प्रश्न क्या था इसका, 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो सर्वसम चालक गोलों A एवं B पर पृथक पृथक 6×10⁻⁷ कूलम आवेश है। यदि इसी प्रकार का तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले A के संपर्क में तत्पश्चात गोले B के संपर्क में लाकर अंततः दोनों से हटा लिया जाए तो गोले A और B के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या दिया था, गोलों की त्रिज्या इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। ठीक, चलिए तो मतलब गोले बहुत छोटे हैं उनके बीच की दूरियों के तुलना में। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है क्या A, तो जब हम उस गोले A को इसके C गोला, एक तीसरा गोला ले लेते हैं C, हमारे पास A और B समान गोले हैं और इसी तरीके का एक C गोला है, और इसको जब हम पहले गोले के संपर्क में लाएंगे तो हमें मालूम है कि जो आवेश है गोले A का वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो A के संपर्क में लाने के बाद, A के संपर्क के पश्चात क्या होगा हमारे पास में, QA बराबर क्या हो जाएगा, QA बराबर QC बराबर 6×10⁻⁷ बराबर 3×10⁻⁷। अब ये जो QC है इसको हम किसके, B के संपर्क में ला रहे हैं, तो अब चूंकि C अब अनावेशित नहीं रहा, C पर अब आवेश आ गया है कितना, 3×10⁻⁷, और अब इसको हम लेके आ रहे हैं B के संपर्क में, तो अब जो आवेश है वो क्या होगा, दोनों में बराबर बटेगा। तो अब हम B के संपर्क के पश्चात बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में जो आवेश होगा वो आवेश क्या होगा, आवेश C पर वो होगा 3C का आवेश प्लस B का आवेश बटे 2, दोनों में बराबर बराबर बटेगा, और गुणे 10⁻⁷। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9/2 मतलब 4.5।
गुणे 10 की घात ऋण 7 कूलम। तो अब आपके पास में आवेश ए पे कितना आवेश है, ए पर आवेश है 3 गुणे 10 की घात ऋण 7। अब बी पर कितना है 4.5 गुणे 10 की घात ऋण 7। तो अब ए और बी के बीच में प्रतिकर्षण बल की हम गणना करते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने रख दिया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब इसके बाद में Q1 गुणे Q2 4.5, ठीक है, गुणे ऋण 14 बटे, अब इसके बाद में नीचे हमारे पास कितना दूरी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 50 इंटू 10 की घात ऋण 2 का वर्ग, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो F का मान हमें कितना मिलेगा, F का मान हमें मिलेगा 4.86 गुणे 10 की घात ऋण 3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच में। 19वां, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 19, अब यहां पर हमारे पास में मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उस तल के लंबवत अंदर की ओर है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि एक धातु की तार का एक हम फ्रेम लेते हैं, और उस फ्रेम में से 3 उसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, फिक्स होंगी, लेकिन चौथी भुजा जो होगी वो क्या होगी, चलायमान होगी, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने क्या किया इसमें कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इसमें चल सकती है, मूवेबल है, ये हो गया पी क्यू। इसके बाद हमने ये लिख दिया आर एस। अब यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है ये ले लिया हमने एल, और इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ v वेग से चलाते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये हो गया इसका वेग v। तो हम देखते हैं कि इस वलय में धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस धारा की दिशा जो होगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए बिंदु M और ये हो गया बिंदु N, ठीक। अब ये वाली जो आर क्यू आर की जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं कितनी है, x, ठीक। से पी क्यू भुजा के चलने की वजह से जो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आएगा, चुंबकीय फ्लक्स आएगा फाई बराबर बी डॉट ए कितना है हमारा L इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में अब परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। जैसे ही पी क्यू भुजा अंदर की तरफ v वेग से चल रही है, तो जो क्षेत्रफल है चुंबकीय क्षेत्र में वो परिवर्तित हो रहा है, और उस क्षेत्रफल के परिवर्तन होने की वजह से वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा फैराडे के नियमानुसार। तो अब आप क्या लिखेंगे, फैराडे के नियमानुसार हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या लिखा जाएगा, E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब आगे हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर फाई का मान रख दीजिए। तो फाई का मान क्या है आपके पास में, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इज नाउ बी इंटू एल इंटू एक्स। तो अब इसको उठाइए यहाँ से, तो माइनस बी और एल दोनों ही क्या होंगे, समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होंगे, इसलिए हमने बाहर लिख दिया, और ये x परिवर्तनशील है इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब चूंकि वेग क्या होगा, dx अपॉन dt, तो इसलिए हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ, क्या आ जाएगा, b इंटू एल इंटू वी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बल्कि आप वेग को माइनस ले लीजिए, तो v बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहां से E बराबर बी एल वी, और ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि जो v की दिशा है वो v की दिशा
x के घटने की दिशा में है। तो गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाता है समय के सापेक्ष, तो उस क्षेत्रफल का जो चुंबकीय फ्लक्स है उससे संबद्ध वह परिवर्तनशील होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। अथवा प्रश्न था निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपचायी ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला बिंदु इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सिद्धांत तथा नामांकित चित्र। तो हम सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर चाहे वो अपचायी हो चाहे वो उच्चायी हो, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण की घटना पर कार्यरत होता है यह ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नामांकित चित्र, तो नामांकित चित्र आपके लिए ये रहा। इसमें आप देखिए प्राथमिक कुंडली, क्रोड, द्वितीयक कुंडली, और इस तरीके से हमारे पास में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा है, और इसके बाद द्वितीयक में फेरों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। और इस तरह के हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसको हम अपचायी ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। पास में क्या था, दूसरा पॉइंट था परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात क्या कहलाता है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, परिणमन अनुपात कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, NS/NP बराबर क्या होता है, ES/EP, और ये बराबर क्या होता है, IP/IS, और इसको हम कहते हैं क्या, परिणमन अनुपात। तीसरा पॉइंट कहता है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए ऊर्जा क्षय के कारण। तो ऊर्जा क्षय के कारण क्या क्या है, सबसे पहला है आपका ताम्रहास, कॉपर लॉस कहते हैं इसको। तो ताम्रहास में आपको क्या लिखना चाहिए कि तांबे की कुंडली होती है, और तांबा जो है वो कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और उसके कारण जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होती है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा में हुई हानि को हम क्या कहते हैं, ताम्रहास कहते हैं। और ताम्रहास को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही क्रोड में पास पास प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली क्रमशः तारों की मोटाई को परिवर्तन करके हम उसमें फेरे बनाते हैं, और इस तरीके से इस हानि को कम करने की हम कोशिश करते हैं। इसके बाद दूसरे हास की बात करें, दूसरी ऊर्जा क्षय की बात करें, तो दूसरा है क्या, लौह हास। तो लौह हास, आयरन लॉस, ये क्या कहलाता है कि जो हमारा क्रोड है उस क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और वो जो भंवर धाराएं हैं वो कुछ नहीं, प्रेरित विद्युत धाराएं हैं जो कि मुख्य धारा का विरोध कर रही होती हैं, और जिसके कारण वहां पर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, लौह हास, आयरन लॉस। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रोड को भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्रोड को हम पटलित बनाते हैं, और उसमें से हर पटल का जो दूसरे पटल के साथ में भंवर धाराएं ना जुड़ पाए, तो हम क्या करते हैं, एक कुचालक पदार्थ की इसमें लेपिंग लगा देते हैं। ठीक है। तीसरे हम ऊर्जा हानि की बात करें तो तीसरा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली का पूरा जो फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली से नहीं संबद्ध हो पाता है, और इसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण होता है, और जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। इसको कम करने के लिए एक ही क्रोड में क्रमशः पास पास प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या बनाई जाती है, जिससे कि फ्लक्स क्षरण की जो संभावना है उसको काफी हद तक कम किया जा सके। अगले हम ऊर्जा हानि की बात करते हैं।
तो अगली ऊर्जा हानि क्या है? शैथिल्य हास। तो शैथिल्य हास क्या कहता है? इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसमें क्रोड को क्रमशः आप देखते हैं कि जो हमारा क्रोड है वह चुंबकित होता है धारा के बढ़ने के साथ में, और क्रमशः वो विचुंबकित होता है जैसे ही उसमें धारा कम होती है। तो इस तरीके से उसमें चुंबकन और विचुंबकन होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस हानि को हम क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पदार्थ का चयन करते हैं क्रोड बनाने के लिए जिसमें शैथिल्य हानि कम हो। 20 नंबर का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब सबसे पहला है अनंत पर बने और दूसरा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न नंबर है अपना 20, और 20 में भी सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर का जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसको मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, फिर इसके बाद में दूसरा मैं लूँगा क्या? अनंत पर बने। तो यहाँ पर दूसरे नंबर को सबसे पहले कर देते हैं अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर पर। इसका चित्र आपके सामने ये रहा। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके अभिदृश्यक के सामने, और अभिदृश्यक के सामने जहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, अभिदृश्यक ओ से उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बन रहा है ए डैश बी डैश। और ये जो प्रतिबिंब है ये वर्चुअल आभासी किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। किसके लिए? नेत्रिका के लिए। और ये हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, ऐसा रखते हैं कि इस अभिदृश्यक का जो प्रतिबिंब बना है ये नेत्रिका के फोकस के बहुत नजदीक, लेकिन फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ठीक है बच्चों? तो यहां से क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब बन गया हमारा क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो इन दोनों का जो अनुपात है ये क्या कहलाता है हमारे लिए? आवर्धन क्षमता। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? m बराबर, अब अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर कोण बना रहा है बीटा बटे वस्तु बना रही है नेत्र पर कोण अल्फा। अब चूंकि अल्फा तथा बीटा न्यून कोण है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोण है, तब क्या होगा? m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम क्या करते हैं कि अपने चित्र से tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालते हैं। तो हमारे पास में m बराबर tan बीटा कितना आएगा? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन, आप डायग्राम पे देखते जाइएगा, d अपॉन, इसके बाद में ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में a डबल डैश अपॉन d। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश अपॉन d इंटू, ये d पलट के ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आप लिखेंगे a डबल डैश, तो ये d से d कट जाएगा, आपको और क्या मिल जाएगा? a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ए बी लिख देंगे, चूंकि ए डबल डैश बराबर है किसके? ए बी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको आगे क्या लिखेंगे कि दाहिने पक्ष में ए डैश बी डैश से गुणा कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, ये भाग कर दिया ए डैश बी डैश से और ये कर दिया गुणा ए डैश बी डैश से। तो ऐसा करने से हमारे उपर्युक्त समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा। अगर आप इस टर्म को देखें ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश को, तो ये क्या है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता गुणे, ये देखें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या है, अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एमओ और एमई का मान निकालना है। अब चूंकि एमओ अभिदृश्यक का जो आवर्धन क्षमता है ये क्या होती है, VO अपॉन UO। अब चूंकि UO ऋणात्मक होगा इसलिए इसको हमने ले लिया माइनस UO, ठीक है। तथा एमई क्या हो जाएगा हमारे पास में, एमई बराबर हम लिखेंगे इसको क्या, VE। अब VE हमारे पास ऋणात्मक है यहाँ पर, अपॉन UE भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब VE किसके बराबर है, D के बराबर है, तो D बटे UE ये आ गया हमारे पास में ME का मान। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों MO और ME अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास में आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी, आवर्धन क्षमता आ जाएगी M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये D अपॉन UE का मान निकालते हैं। तो लेंस सूत्र से आप क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से आप लिखेंगे 1 अपॉन, किसके लिए, नेत्रिका के लिए लगा रहे हैं, 1 अपॉन FE बराबर 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। अभी हमने यहाँ पर नेत्रिका के लिए चिन्ह परिपाटी से हमने UE VE को नहीं लिखा है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर। तो साथ में क्या करिए, दोनों पक्षों में D से गुणा कर दीजिए, तो D बटे FE यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए D से गुणा किया बटे, अब ये जो VE है ये माइनस में होगा, बट चूंकि VE का मान D के बराबर है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, VE को माइनस D, कंफ्यूज नहीं होइएगा, माइनस 1 अपॉन UE क्या होगा, ऋणात्मक होगा, चिन्ह परिपाटी देखिएगा चित्र में। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा पक्षांतर होके, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस D अपॉन FE बराबर, यहाँ पे D होना चाहिए था क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, D बाई UE। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए, ये समीकरण D बाई UE है ना, तो D बाई UE का मान अब हम वापस से रखते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसलिए M बराबर माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D बाय FE। ये हमारा व्यंजक आ गया किसका, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम ले लेते हैं क्या, अपना केस नंबर B। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, ठीक है ना। तो अगर अनंत पर बनता है तो इसका चित्र आप देखिए यहाँ पर आपके सामने रहा। अब हम इस केस के लिए क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता लिखते हैं, ठीक। तो इस केस में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो अंतिम प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो VE का मान कितना हो जाएगा, अनंत, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, तो लेंस का सूत्र यूज करिए जरा, 1 अपॉन FE बराबर 1 अपॉन VE की जगह इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन UE क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब आप क्या करिएगा कि दोनों पक्षों में D का गुणा करिए फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, D अपॉन FE बराबर, ये हो गया 0 और ये हो गया D बाई UE, ठीक। तो ये D बाई UE हो गया। अब आवर्धन क्षमता में इसका मान रख दीजिए, तो आवर्धन क्षमता में जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, M बराबर माइनस VO बाई UO इंटू D बाई UE था ME है ना, तो वो अभी कितना आ रहा है, D बाई FE इंटू D बाई FE। तो ये आ गया हमारा व्यंजक किसका, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अथवा प्रश्न क्या बोलता है, कला संबद्ध स्रोत किन्हें कहते हैं, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा दर्शाइए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत कोई भी दो स्रोत कला संबद्ध कब कहे जाएंगे, जब वो अगर
सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दोनों स्रोतों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, n समान होने चाहिए, ठीक है, दोनों स्रोतों का। और फिर इसके बाद में दोनों के बीच में कालांतर शून्य होना चाहिए, डेल्टा फाई कालांतर शून्य होना चाहिए या फिर नियत होना चाहिए। अगर ये शर्तें हैं तो दोनों ही स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध कहलाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट क्या था कि व्यंजक निकालना है परिणामी तीव्रता का। तो मान लीजिए हमारे पास में दो स्रोत जिनसे क्रमशः तरंगे निकल रही हैं और उनका हम समीकरण लिखते हैं y1 बराबर क्या है, a1 इंटू साइन ओमेगा टी, और y2 दूसरा जो स्रोत है उससे जो तरंग निकल रही है y2 बराबर a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच में कालांतर कितना है, फाई का है। अब हम आगे बात करते हैं, ये दोनों जब अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, इनका जो परिणामी विस्थापन है वो इन दोनों के अलग अलग विस्थापनों का बीजीय योग होगा। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो यहां से y1 का मान रखिए, y1 का मान क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी होगा, प्लस y2 का मान रखिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं। तो दूसरे वाले को आप समीकरण को, दूसरा जो पद है समीकरण का, उसको आप क्या करिए, विस्तारित करिए। तो ये हो जाएगा a2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों। अब हम यहां से क्या करते हैं कि देखिए साइन ओमेगा टी दोनों ही पदों में, पहले दोनों पदों में साइन ओमेगा टी कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ पद को। बचेगा क्या, a1 पहले पद में प्लस a2 कॉस फाई दूसरे पद में बचेगा। और यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, उभयनिष्ठ पद क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस, अब जो बचा हुआ पद है उसको लिख देते हैं। तो बचा हुआ पद हमारे पास में क्या दिख रहा है, a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। माना कि हमारे पास में a1 प्लस a2 कॉस फाई का जो पद मिल रहा है उसको हम ले लेते हैं क्या, r कॉस थीटा, तथा दूसरा वाला जो मिल रहा है a2 साइन फाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, r साइन थीटा। अब इसके बाद में इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों मानों को क्या करिए, ऊपर रख दीजिए। तो जब ऊपर रखेंगे तो हमारे पास में y का मान क्या मिल जाएगा, देखिए y बराबर r cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये मिल जाएगा आपके पास में। अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए आगे ये हमें मिलेगा, r अगर आप कॉमन ले लें तो इसके बाद में ये सूत्र बन जाता है क्या, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा परिणामी तरंग के आयाम r के लिए क्या करिए, इसको ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके और जोड़ दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा करने पर, ठीक है बच्चों। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ये मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं आर स्क्वेयर खाली, क्योंकि ये बन जाएगा 1 बराबर। अब इसका आप ब्रैकेट ओपन करिए। तो जब आप कोष्टक खोलेंगे तो हमने क्या लिखा, a1 स्क्वेयर प्लस
a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें अभी प्लस में एक पद रह गया है और वो पद क्या है उसको हम लिखते हैं। तो वो पद हमारा जो छूटा हुआ है वो है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए ये वाला जो पद है और ये वाला पद है, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है। अगर हम कॉमन टर्म निकाल लेते हैं तो r स्क्वायर का मान देखिए क्या आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, यही आ जाएगा ना। अब यहाँ से ये 1 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, देखिए हम अगले पद में क्या लिख सकते हैं, अगली जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्योंकि हमें मालूम है कि जो तीव्रता होती है वो तीव्रता क्या होती है, बराबर k इंटू के क्या है, समानुपाती नियतांक है, इंटू आयाम का वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ से परिणामी तीव्रता का आयाम r है, इसलिए हम i की जगह r स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। i बराबर i1 प्लस i2, a2 स्क्वायर की जगह लिखा प्लस 2। अब हमारे पास में a1 है, तो a1 है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट i1 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट i1, और a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट i2 इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। चूंकि विनाशी व्यतिकरण आपको मालूम होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण में I जो होता है परिणामी तीव्रता वो क्या होती है हमारे पास में, न्यूनतम, सही है ना, I न्यूनतम होगा। अब I न्यूनतम होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है, यहाँ पे समीकरण को देखिए तो कॉस फाई के लिए यहाँ पे जो कॉस फाई का मान है वो क्या होना चाहिए, I के न्यूनतम मान के लिए इसको ऋणात्मक 1 होना चाहिए, क्योंकि कॉस फाई का जो न्यूनतम मान है वो क्या है, -1। अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई लिख सकते हैं, जहाँ पर n का मान क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश